यूनियन बजट 2023-24 केंद्रीय बजट 2023-24 भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा आज पेश किया गया। कल इकोनॉमिक सर्वे आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया था, जिसका वीडियो हम कल ऑलरेडी बना चुके हैं। आज हम बजट के बारे में पढ़ेंगे। नमस्कार दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल टू आई एग्जाम बी। बजट क्या होता है और आज का जो बजट पेश किया गया, इसमें आपके एग्जाम के लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो आपके एग्जाम में आ सकती है। एसएससी, रेलवे और डिफेंस के एग्जाम में बहुत डीप में आपसे नहीं पूछता है, बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें, डायरेक्ट डेटा आपसे पूछा जाएगा। तो वो सारी की सारी चीज़ें, वो हाईलाइट्स मैं आपको यहाँ पे बताने का ट्राई करूँगा। आपके लिए पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ना संभव नहीं होता है, लेकिन फिर भी अगर आप इस पूरे डॉक्यूमेंट को पढ़ना चाहते हैं तो उसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। साथ ही साथ इस डॉक्यूमेंट की डिटेल समरी आपको हमारी वेबसाइट iexambee.com पे मिल जाएगी। और इसके साथ ही साथ इकोनॉमिक सर्वे जो कल रिलीज किया गया था, इसकी डिटेल समरी भी आपको हमारी वेबसाइट iexambee.com पे उपलब्ध हो जाएगी। आप उसको वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि यूनियन बजट क्या होता है। हमारा भारत का संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और उसका आर्टिकल नंबर 112, यहाँ पे बजट के बारे में बताया गया है। लेकिन बजट शब्द का यूज हमारे संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी नहीं किया गया है। बजट के स्थान पर जिस शब्द का यूज किया गया है उसे बोलते हैं एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट यानी कि एएफएस। इसके बारे में बताया गया हमारे संविधान के आर्टिकल नंबर 112 में। बजट क्या होता है? बजट कोई भी सरकार लेके आती है आने वाले साल के लिए कि हम लोग आने वाले साल में कितना रेवेन्यू जनरेट करेंगे, एस्टिमेटेड रेवेन्यू, और हमारा उसके लिए एक्सपेंडिचर क्या होगा, हमारा एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर क्या है। इन दोनों के बीच के बैलेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? बजट यानी कि एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट बोलते हैं। मतलब यह है कि बजट हमेशा आने वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए होता है। इट इज ऑल्सो रेफर टू एज द एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट एज इट डिटेल्स द अकाउंट ऑफ गवर्नमेंट फाइनेंसेस फॉर द फाइनेंशियल ईयर दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। और वह फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक का होता है। 2017 तक द यूनियन बजट इज बीइंग प्रेजेंटेड ऑन द फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ द फरवरी। मतलब 2017 तक क्या किया जाता था? इसको फरवरी के लास्ट डे में पेश किया जाता था, लेकिन 2017 से इसको 1 फरवरी को लाया जाना शुरू किया गया। In 2017, a 92-year-old tradition was broken when the railway budget was merged with the union budget and presented together। 2017 तक एक 92-year-old ट्रेडिशन था। 2017 में इस ट्रेडिशन को तोड़ दिया गया और उस टाइम पे क्या किया गया कि जो रेलवे बजट होता है उसको भी इस यूनियन बजट के साथ मर्ज करके पेश किया जाना शुरू किया गया। उससे पहले रेलवे बजट अलग और यूनियन बजट अलग पेश किया जाता था। देखते हैं आज के इस बजट में और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। कुछ 2-3 फैक्ट्स जो आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। द बजट इज प्रिपेयर्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। वित्त मंत्रालय के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स जो डिपार्टमेंट है, इसके द्वारा इस बजट को पेश किया जाता है। इसको प्रिपेयर किया जाता है, पेश नहीं प्रिपेयर किया जाता है, और इसको प्रेजेंट किया जाता है जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, और श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के द्वारा इसको आज पेश किया गया। इट कंटेन्स बजट इंफॉर्मेशन ऑफ 3 फाइनेंशियल ईयर। मतलब इसमें 3 फाइनेंशियल ईयर का जो बजट इंफॉर्मेशन है वह इसमें होता है। कौन कौन से? जैसे 2024 का है तो 21 से लेकर के 24 तक के 3 सालों का इसमें रहेगा अपना इंफॉर्मेशन बजट के बारे में। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें थी। अब हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको दिखाई देगा आज़ादी का अमृतकाल। अब यह अमृतकाल क्या है? विजन फॉर अमृतकाल। हमारे आज़ादी के 75 ईयर्स पूरे हुए। अब जो हमारा समय शुरू हो रहा है 2047 तक का समय होगा हमारा, जब हम लोग हमारे देश की आज़ादी का 100वीं एनिवर्सरी मना रहे होंगे। तो इस पीरियड को बोला गया है आज़ादी का अमृतकाल, यानी कि इसको बोला गया है क्या? अमृतकाल। तो इस अमृतकाल के लिए हमारे क्या क्या विजन हैं, वो 3 विजन्स आपको नीचे लिखे हुए दिखाई देंगे। अपॉर्चुनिटीज फॉर सिटीजन्स विद फोकस ऑन यूथ, कि नागरिकों के लिए अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करना, स्पेशली उसमें ध्यान देना है युवाओं पर। और ग्रोथ एंड जॉब क्रिएशन पर और ग्रोथ पर हमें ध्यान देना है। स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल मैक्रो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, हमें एक स्ट्रॉन्ग और एक स्थायी मैक्रो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को बनाना है। ये 3 चीज़ें हमारे विजन फॉर अमृतकाल है। आने वाला जो हमारे 25 साल हैं अभी से, उस अमृतकाल के लिए ये हमारे 3 मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे विजन है। यहाँ से क्वेश्चंस आपके लिए बन सकते हैं। अमृतकाल क्या है ये आप सभी को पता रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। बजट 2023-24 जब इसको पेश किया गया तो निर्मला सीतारमण जी के द्वारा ये बात बताई गई
कि जो हमारी इकोनॉमी है, जो अर्थव्यवस्था है, वो बिल्कुल राइट ट्रैक पर है। और यह जो हमने कोविड के बाद लॉकडाउन देखा था, उसकी वजह से जो कॉन्ट्रैक्शन देखा था, रशिया यूक्रेन वॉर देखा था, उतने सब चीज़ों के बाद भी हमारी भारत की जो इकोनॉमी है वो अभी क्या है, अपने सही पाथ पर है, ऐसा बताया गया निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। और जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है, इसको 7% पे एस्टिमेट किया गया है, यानी कि जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी वो 7% से ग्रो करेगी, ऐसा यहाँ पे एस्टिमेशन लगाया गया है। इसके बाद इसमें क्या बातें की गई, जो अचीवमेंट्स हैं हमारी 2014 से हमारी क्या क्या अचीवमेंट्स रही हैं, उन सभी के बारे में यहाँ पे बात की गई है। लिविंग नो वन बिहाइंड, मतलब हमें किसी को पीछे नहीं छोड़ना है। तो अचीवमेंट्स क्या क्या रही हैं इसमें देख लेते हैं एक बार। 11.7 करोड़ हाउस होल्ड टॉयलेट्स अंडर स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 11.7 करोड़ हाउस होल्ड टॉयलेट्स को बनाया गया। इसी के साथ साथ उज्ज्वला योजना के तहत 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शंस दिए गए। 220 करोड़ कोविड वैक्सीनेशन किए गए, जिसमें अगर हम पर्सन्स की बात करते हैं तो 102 करोड़ पर्सन्स हैं, जिसमें इनके डबल डोज भी शामिल हैं, इसीलिए यह 220 करोड़ हो जाता है। पीएम जनधन योजना के तहत 47.8 करोड़ बैंक अकाउंट्स खोले गए। इसी के साथ साथ पीएम सुरक्षा बीमा और पीएम जीवन ज्योति योजना के तहत 44.6 करोड़ लोगों को इसके अंदर कवर किया गया। इसी के साथ साथ पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 2.2 लाख करोड़ का कैश ट्रांसफर किया गया 11.4 करोड़ फार्मर्स के अकाउंट में। उसके बाद हमारे देश में जो पर कैपिटा इनकम है, इसको लगभग डबल कर दिया गया है। कितना हो गया है, 1.97 लाख, ये हमारी पर कैपिटा इनकम हो गई है। 2014 से लेकर के अभी तक की बात इसमें की गई है कि हमने पर कैपिटा इनकम को डबल कर दिया है। यह क्वेश्चन आपसे बन सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, देखिए मैंने आपको बताया कि विजन फॉर अमृत काल, इसकी बात यहाँ पे मेनली की गई है, जिसका मतलब है एम्पावर्ड एंड इंक्लूसिव इकोनॉमी। हमें अपनी इकोनॉमी को एक सशक्त इकोनॉमी बनाना है और एक इंक्लूसिव इकोनॉमी बनाना है। इसके लिए 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो मैंने स्टार्टिंग में बताई थी। सिटीजन्स के लिए अपॉर्चुनिटी, और उसमें भी मेनली यूथ पर फोकस करना है और जॉब क्रिएशन की ग्रोथ पे ध्यान देना है। उसके साथ साथ मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट बनाना है जो कि स्ट्रांग हो और स्टेबल हो। इसके लिए टू सर्विस दीज फोकस एरियाज, इन फोकस एरियाज को सर्विस देने के लिए, इस चीज़ के लिए हमें क्या करना है, द फॉलोइंग 4 अपॉर्चुनिटीज़ कैन बी ट्रांसफॉर्मेटिव। इन 4 अपॉर्चुनिटीज़ पे हमें ध्यान देना है और ये हमारे लिए ट्रांसफॉर्मेटिव साबित हो सकती है। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, कि महिलाओं का इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक रूप से उनको सशक्त बनाना है। उसके साथ साथ पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान, पीएम विकास पे हमें ध्यान देना है। टूरिज्म पे और ग्रीन ग्रोथ, यानी कि जो ग्रीन इकोनॉमी है, सारी चीज़ों पे हमें ध्यान देना है, ग्रीन ग्रोथ वगैरह पे। तो ये 4 हमारे ट्रांसफॉर्मेटिव अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं इस विज़न को पूरा करने के लिए। अब हम एक एक करके समझते हैं इसके बारे में कि इसमें और क्या क्या है। इस विज़न को पूरा करने के लिए, अमृत काल का जो विज़न है, इसको पूरा करने के लिए 7 प्रायोरिटीज़ आज के इस बजट में बताई गई। वो 7 प्रायोरिटीज़ को हमने सप्तऋषि नाम दिया है। तो वो 7 प्रायोरिटीज़ क्या क्या हैं, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, रीचिंग द लास्ट माइल, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, अनलेसिंग द पोटेंशियल, ग्रीन ग्रोथ, यूथ पावर, फाइनेंशियल सेक्टर। ये 7 प्रायोरिटीज़ हैं जिन पे बजट ने मेनली फोकस किया और इनको सप्तऋषि बोला गया है, ठीक है। एक एक करके इन सातों के सातों को देखते हैं क्या क्या प्रायोरिटीज़ हैं। प्रायोरिटी नंबर 1, इंक्लूसिव डेवलपमेंट। इकोनॉमी का इंक्लूसिव डेवलपमेंट करना है हमें, उसके लिए द गवर्नमेंट फिलोसफी ऑफ सबका साथ सबका विकास हैज़ फैसिलिटेटेड इंक्लूसिव डेवलपमेंट कवरिंग इन स्पेसिफिक फार्मर्स, वुमेन, यूथ, ओबीसी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, दिव्यांगजन एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। जो गवर्नमेंट की एक फिलोसफी है सबका साथ सबका विकास, उसने हमारे इंक्लूसिव डेवलपमेंट को एक तरीके से फैसिलिटेट किया है, जिसके तहत फार्मर्स, वुमेन, यूथ, ओबीसी, जो SC ST हैं, दिव्यांगजन और EWS, इन सभी की डेवलपमेंट को यहाँ पे इसके अंदर शामिल किया गया है। देयर हैज़ बीन अ सस्टेन्ड फोकस ऑन जम्मू कश्मीर, लद्दाख एंड द नॉर्थ ईस्ट। इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर, लद्दाख जो हाल ही में यूनियन टेरिटरीज बनी थी, और उसके साथ साथ नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट पे भी एक सस्टेन फोकस वहाँ पे दिया गया है। दिस बजट बिल्ड्स ऑन दोज एफर्ट्स, और जो ये बजट है जो अभी पेश किया जा रहा है, जो आज पेश किया गया, इन सभी पे काम करेगा, ठीक है। ये बात यहाँ पे की जा रही है। इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए सबसे पहले हमने बताया था फार्मर्स यानी कि फार्म्स के बारे में। तो एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेटिव्स का इंक्लूसिव डेवलपमेंट किस तरीके से किया जाएगा, ये बात यहाँ पे अब ये बताएंगे किस तरीके से किया जाएगा। जो मेन हाईलाइट्स हैं वो आपके सामने रख रहा हूँ। मोर क्रेडिट टू एग्रीकल्चर सेक्टर, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर को ज़्यादा क्रेडिट दिया जाएगा। फाइनेंशियल ईयर 2022 में 186 लाख करोड़ था।
एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड टू एनकरेज स्टार्टअप्स इन रूरल एरियाज, यानी कि रूरल एरिया में स्टार्टअप्स को, एग्रीकल्चर के फील्ड में स्टार्टअप्स को एनकरेज करने के लिए AAF यानी कि एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड बनाया जाएगा। उसके साथ साथ आत्मनिर्भर भारत हॉर्टिकल्चर क्लीन प्लांट प्रोग्राम टू बूस्ट प्रोडक्शन ऑफ हाई वैल्यू हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, यानी कि हाई वैल्यू हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को बूस्ट, उसके प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए आत्मनिर्भर भारत हॉर्टिकल्चर क्लीन प्लांट प्रोग्राम ये चलाया जाएगा। इसके साथ साथ 20 लाख करोड़ क्रेडिट फॉर एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी एंड फिशरीज सेक्टर। एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी और फिशरीज सेक्टर के लिए 20 लाख करोड़ का क्रेडिट यहाँ पे दिया जाएगा। एडिशनल स्टोरेज कैपेसिटी फॉर फार्म प्रोड्यूस के लिए स्टोरेज कैपेसिटी को यहाँ पे बढ़ाया जाएगा, ये बात भी यहाँ पे की जा रही है। और सपोर्ट टू मेकिंग इंडिया ग्लोबल हब फॉर मिलेट्स, श्री अन्न क्या है, जो आपका जितना भी मोटा अनाज होता है उस सबको श्री अन्न बोला गया है। तो उस मोटे अनाज के लिए भारत को एक ग्लोबल हब बनाया जाएगा और उसके लिए सपोर्ट करेंगे इस बजट के तहत। तो ऐसी बात यहाँ पे की जा रही है, ठीक है। तो ये था आपका एग्रीकल्चर और कोऑपरेटिव्स के लिए इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए जो बातें यहाँ पे की गई हैं इस बजट में। इसके बाद अफोर्डेबल हेल्थ फॉर ऑल, इसके इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे क्या क्या प्रावधान या क्या क्या बातें की गई हैं। इनहेंस्ड हेल्थ एक्सपेंडिचर, यानी कि 2.1% ऑफ GDP इन फाइनेंशियल ईयर 23, GDP का 2.1% हिस्सा खर्च किया जाएगा इस पे हेल्थ एक्सपेंडिचर को एनहांस करने के लिए। और सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन को लॉन्च किया जाएगा, यानी कि जो सिकल सेल एनीमिया है उसको एलिमिनेट करने के लिए इसके लिए एक डेडिकेटेड मिशन को लॉन्च किया जाएगा। उसके साथ साथ 157 नए नर्सिंग कॉलेजेस को भी स्टैब्लिश किया जाएगा ताकि सारे लोगों को एक अफोर्डेबल हेल्थ मिल सके इस चीज़ के लिए। जॉइंट पब्लिक एंड प्राइवेट मेडिकल रिसर्च टू बी एनकरेज्ड वाया सिलेक्टेड ICMR लैब्स, मेडिकल रिसर्च को एनकरेज करने के लिए, और वो मेडिकल रिसर्च पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत उनके जॉइंट वो रिसर्च होनी चाहिए, इसके लिए इस चीज़ को एनकरेज किया जाएगा और ICMR लैब्स को वहाँ पे क्या किया जाएगा और बनाया जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे बात की जा रही है। न्यू प्रोग्राम टू प्रमोट रिसर्च इन फार्मास्यूटिकल्स टू बी लॉन्च्ड, फार्मास्यूटिकल्स जो है उसमें रिसर्च करने के लिए या उसमें रिसर्च को और ज़्यादा प्रमोट करने के लिए नए प्रोग्राम्स को वहाँ पे लॉन्च किया जाएगा, ऐसी बात यहाँ पे की जा रही है। उसके बाद हम बात करते हैं एक्सेसिबल एजुकेशन एंड स्किलिंग, यानी कि एजुकेशन और स्किल को एक्सेसिबल बनाने के लिए, इसके इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए क्या क्या चीज़ें की जाएंगी। इन्हांस्ड एजुकेशन एक्सपेंडिचर, यानी कि GDP का 2.9% हिस्सा खर्च किया जाएगा एजुकेशन एक्सपेंडिचर को एनहांस करने के लिए। रिवैम्प टीचर्स ट्रेनिंग वाया डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट्स ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग को स्टैब्लिश किया जाएगा। ऐसे कुछ इंस्टीट्यूट्स स्टैब्लिश किए जाएंगे जिसके तहत टीचर्स को ट्रेनिंग यहाँ पे दी जाएगी उनको, और ज़्यादा रिवैम्प वहाँ पे किया जाएगा। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरीज को सेटअप किया जाएगा जिससे कि मतलब बच्चों और एडोलसेंट्स वहाँ पे जाके पढ़ सकें। तो चिल्ड्रन और एडोलसेंट्स के लिए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरीज को सेटअप किया जाएगा। स्टेट्स विल बी एनकरेज टू सेटअप फिजिकल लाइब्रेरीज एट पंचायत एंड वार्ड लेवल्स, राज्यों को एनकरेज किया जाएगा कि वो लोग पंचायत और वार्ड लेवल्स पे फिजिकल लाइब्रेरीज को एनकरेज करें या सेटअप करें वहाँ पे। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 इसको लॉन्च किया जाएगा ताकि लाखों यूथ को वहाँ पे स्किल किया जा सके। तो ये सारी चीज़ें की जाएंगी एजुकेशन और स्किलिंग के लिए, यूथ के लिए बेसिकली। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें प्रायोरिटी नंबर 2 हमारी है रीचिंग द लास्ट माइल, हर किसी तक हमें पहुंचना है। नो वन टू बी लेफ्ट बिहाइंड, कोई भी इसमें पीछे नहीं रहना चाहिए। प्रधानमंत्री PVTG डेवलपमेंट मिशन टू बी लॉन्च्ड, प्रधानमंत्री PVTG डेवलपमेंट मिशन को यहाँ पे लॉन्च किया जाएगा। पर्टिकुलरली वल्नरेबल जो ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं उनके विकास के लिए इस PVTG डेवलपमेंट मिशन को लॉन्च किया जाएगा। इसके साथ साथ फाइनल असिस्टेंस फॉर सस्टेनेबल माइक्रो इरिगेशन इन ड्रॉट प्रोन रीजन्स ऑफ कर्नाटका, जो कर्नाटका के सूखा प्रभावित इलाके हैं, बाढ़ प्रभावित इलाके हैं, वहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी और सेंट्रल असिस्टेंस यहाँ पे 5,300 करोड़ की दी जाएगी। अपर भद्र प्रोजेक्ट टू प्रोवाइड सस्टेनेबल माइक्रो इरिगेशन, मतलब 5300 करोड़ की यहाँ पे सेंट्रल असिस्टेंस इस चीज़ के लिए दी जाएगी। 38,800 मोर टीचर्स फॉर 740 एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, जो 740 एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स हैं उनके लिए लगभग 39,000 यानी कि 38,800 और टीचर्स को वहाँ पे भर्ती किया जाएगा, ऐसी बात यहाँ पे की जा रही है।
फ्री फूड ग्रेन टू ऑल अंत्योदय एंड प्रायोरिटी हाउस होल्ड फॉर 1 ईयर अंडर PMGKAY। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इसके तहत अंत्योदय और प्रायोरिटी हाउस होल्ड को फ्री फूड ग्रेन वहाँ पे प्रदान किया जाएगा, ऐसी बात यहाँ पे की जा रही है। भारत श्री टू बी सेटअप फॉर डिजिटाइजेशन ऑफ एंशियंट इंस्क्रिप्शंस के डिजिटाइजेशन के लिए भारत श्री इसको लॉन्च किया जाएगा, इसको सेटअप किया जाएगा। और PM आवास योजना के लिए जो खर्च है, आउटले है, उसको एनहांस किया जाएगा 66% तक। द आउटले फॉर PM आवास योजना इज बीइंग एनहांस बाय 66% टू 79,000 करोड़, यानी कि इसके लिए जो PM आवास योजना के लिए जो आउटले है वह कितना हो जाएगा, 79,000 करोड़ हो जाएगा। ये बात यहाँ पे की जा रही है। आगे बढ़ते हैं प्रायोरिटी नंबर 3। जो 7 प्रायोरिटीज थी उनमें प्रायोरिटी नंबर 3 है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। अब देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ पे क्या क्या चीज़ें की गई हैं। ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर, इंक्रीज इन कैपिटल इन्वेस्टमेंट आउटले बाय 33.4%, यानी कि 33.4% का इंक्रीमेंट, इतने का इंक्रीमेंट किया जाएगा कैपिटल इन्वेस्टमेंट में, यानी कि जो गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करेगी कैपिटल, उसमें 33.4% का इंक्रीमेंट करके इसको 10 लाख करोड़ तक कर दिया जाएगा। ठीक है। उसके साथ साथ अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर इन Tier 2 एंड Tier 3 सिटीज़ वाई एस्टेब्लिशमेंट ऑफ UIDF। तो UIDF को यहाँ पे ये लोग इस्टेब्लिश करेंगे और उसके तहत क्या करेंगे, Tier 2 और Tier 3 सिटीज़ में ये लोग अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देंगे, यानी कि अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड यहाँ पे सेटअप किया जाएगा, इस्टेब्लिश किया जाएगा। और कंटिन्यूएशन ऑफ 50 ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन टू स्टेट गवर्नमेंट्स को के लिए 50 साल तक का इंटरेस्ट फ्री का जो लोन है उसको कंटिन्यू ही किया जाएगा, उसको रोका नहीं जाएगा। ये सारी बातें यहाँ पे की गई हैं। इसके बाद प्रायोरिटी नंबर 4 एनालाइजिंग द पोटेंशियल। इसमें आपके लिए कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक पॉइंट यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है इस वाले प्रायोरिटी में कि एंटिटी डिजी लॉकर को यहाँ पे सेटअप किया जाएगा फॉर बिजनेसेस फॉर सिक्योर ऑनलाइन स्टोरिंग एंड शेयरिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ताकि वो लोग अपने डॉक्यूमेंट्स को स्टोर कर सकें, सिक्योर तरीके से उसको शेयर कर सकें। इस चीज़ के लिए एक एंटिटी डिजी लॉकर यहाँ पे सेटअप किया जाएगा, ऐसी बात यहाँ पे की जा रही है। आगे बढ़ते हैं प्रायोरिटी नंबर 5, यानी कि ग्रीन ग्रोथ की बात की जा रही है। यहाँ से आपके एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं। ग्रीन ग्रोथ के इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए क्या किया जाएगा, मूविंग फॉरवर्ड टू अचीव द क्लाइमेट गोल्स, यानी कि मेन हमारे है कि क्लाइमेट गोल्स को अचीव करने के लिए हमें आगे बढ़ना है। इसके लिए ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम टू बी लॉन्च्ड टू इंसेंटिवाइज सस्टेनेबल एक्शंस, एक ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम को लॉन्च किया जाएगा। उसके साथ साथ PM प्रणाम टू बी लॉन्च टू इंसेंटिवाइज स्टेट्स और यूटीज टू प्रमोट अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर्स को प्रमोट करने के लिए PM प्रणाम को लॉन्च किया जाएगा, ताकि उसके लिए और इंसेंटिवाइज किया जाएगा स्टेट्स और यूटीज को इस PM प्रणाम के तहत। 500 न्यू वेस्ट टू हेल्थ प्लांट्स टू बी स्टेब्लिश्ड अंडर गोबर्धन स्कीम। गोबर्धन स्कीम के तहत GOBAR गोबर्धन स्कीम के तहत 500 नए वेस्ट टू वेल्थ प्लांट्स को वहाँ पे स्टैब्लिश किया जाएगा। गोबर्धन स्कीम का फुल फॉर्म आपसे पूछ सकते हैं, यहाँ पे मैंने साइड में लिखा हुआ है गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन, गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन। ठीक है, तो इस स्कीम को यहाँ पे स्टैब्लिश किया जाएगा ताकि हम लोग एक सर्कुलर इकोनॉमी को प्रमोट कर सकें, और इसके लिए 500 नए वेस्ट टू वेल्थ प्लांट्स को स्टैब्लिश या सेटअप यहाँ पे किया जाएगा। अमृत धरोहर टू बी इम्प्लीमेंटेड ओवर नेक्स्ट 3 years फॉर ऑप्टिमल यूजेज ऑफ वेटलैंड्स के ऑप्टिमल यूजेस के लिए अमृत धरोहर को इम्प्लीमेंट यहाँ पे किया जाएगा। उसके बाद प्रायोरिटी नंबर 6 जो है यूथ पावर। इसके लिए आपको याद रखना है कि जो हमारी यूथ पावर है, युवा पीढ़ी को एम्पावर करने के लिए अमृत पीढ़ी इसको बोला गया है। तो इस अमृत पीढ़ी को एम्पावर करने के लिए क्या क्या चीज़ें यहाँ पे की जाएंगी, ये मैं आपको पहले बता चुका था, यहाँ पे फिर से आ गया है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 इसको लॉन्च किया जाएगा और ध्यान दिया जाएगा ऑन जॉब ट्रेनिंग, इंडस्ट्री पार्टनरशिप, न्यू एज कोर्सेज लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, मैकेट्रॉनिक्स, 3D प्रिंटिंग, ड्रोन्स एक्सेट्रा, ऐसी चीज़ों पे यहाँ पे ध्यान दिया जाएगा इस स्कीम के तहत या इस योजना के तहत। स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म इसको भी यहाँ पे लॉन्च किया जाएगा। एक्सपेंडिंग डिजिटल इकोसिस्टम टू एनेबल डिमांड बेस्ड फॉर्मल स्किलिंग, लिंकिंग विथ एम्प्लॉयर्स एंड फैसिलिटेटिंग एक्सेस टू एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम्स। उसके साथ साथ यहाँ पे नेशनल अप्रेंटिस प्रमोशन स्कीम यानी कि NAPS इसको लॉन्च किया जाएगा टू प्रोवाइड स्टिपेंड सपोर्ट टू 47 लाख यूथ इन 3 years, ताकि 47 लाख यूथ को अगले आने वाले 3 साल के अंदर अंदर हम लोग क्या कर सकें,
स्टीपेंड वहाँ पे प्रोवाइड कर सके। टूरिज्म को बूस्ट किया जाएगा। 50 डेस्टिनेशंस टू बी सिलेक्टेड एंड डेवलप्ड एज कंप्लीट पैकेज फॉर डोमेस्टिक एंड फॉरेन टूरिस्ट। डोमेस्टिक और फॉरेन टूरिस्ट के लिए यहाँ पे 50 डेस्टिनेशंस को सिलेक्ट कर किया जाएगा और उनको कंप्लीट तरीके से यहाँ पे डेवलप किया जाएगा टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए। सेटिंग अप ऑफ यूनिटी मॉल्स इन स्टेट कैपिटल्स। स्टेट कैपिटल्स में राज्यों की जो राजधानी होती है वहाँ पे यूनिटी मॉल्स को सेटअप किया जाएगा फॉर प्रमोशन एंड सेल ऑफ ODOPs, ताकि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो होता है उसकी सेल्स को हम लोग प्रमोट कर सकें, एक ज़िला एक उत्पाद की सेल्स को। और यहाँ पे GI टैग को प्रमोट करने के लिए, ताकि वहाँ के जो इंडिजीनियस प्रोडक्ट हैं उनको GI टैग मिले, जोग्राफिकल इंडिकेशन मिले उनको, और वहाँ के जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको भी। तो ये सारी चीज़ों को प्रमोट करने के लिए यहाँ पे किया जाएगा। फाइनेंशियल सेक्टर हमारा प्रायोरिटी नंबर 7 है। तो यहाँ पे क्या बात की गई है फाइनेंशियल सेक्टर में? सेटिंग अप ऑफ नेशनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रजिस्ट्री। बेसिकली आपको जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये इतना इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है, तो आपके लिए जो मेन है वो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है आपको यहाँ पे दिखाता हूँ मैं। आपके लिए इंपॉर्टेंट है फिजिकल मैनेजमेंट। यहाँ पे आपको दिखाई देगा ये वाला। यहाँ पे से आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है 50 ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन्स टू स्टेट्स, यानी कि स्टेट्स को 50 साल तक का इंटरेस्ट फ्री लोन यहाँ पे दिया जाएगा। ये मैं आपको पहले ही बता चुका था। फिजिकल डेफिसिट ऑफ 3.5% ऑफ GSDP अलाउड फॉर स्टेट्स। जो स्टेट्स के लिए 3.5% तक का जो GSDP है, यानी कि क्या होता है आपका ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, उसका लगभग 3.5% फिजिकल डेफिसिट यहाँ पे अलाउ किया गया है स्टेट्स के लिए। फिजिकल डेफिसिट फॉर 2022-23 इज 6.4%। 22-23 के लिए हमारा जो फिजिकल डेफिसिट था वो 7.4% रहा। 23-24 के लिए 5.9% और इज ऑन टारगेट टू बी बिलो 4.5% बाय 2025-26। यानी कि जो हमारा फिजिकल डेफिसिट है, जैसे कि पिछले बार के बजट में भी निर्मला सीतारमण जी के द्वारा बोला गया था कि हम आने वाले सालों में फिजिकल डेफिसिट को 4.5% से नीचे लाने का ट्राई करेंगे। इस वर्ष तो ये नहीं हो पाया, लेकिन 2025-26 तक इसको 4.5% से नीचे लाया जाएगा, ऐसी बात यहाँ पे की जा रही है। इस बजट एस्टिमेट के तहत जो आज बजट लाया गया है, इसके लिए 2023-24 के लिए कुछ एस्टिमेशंस लगाए गए हैं। वो क्या है कि टोटल रिसीट्स, यानी कि हमारी टोटल इनकम क्या होगी बोरिंग्स के अलावा, बोरिंग्स को हटा करके जो हमारी टोटल इनकम होगी 27.2 लाख करोड़ की होगी, और हमारा जो खर्चा होगा 45 लाख करोड़ का होगा। अगर सारी चीज़ें हमारे किए गए एस्टिमेशन के हिसाब से चलती हैं तो जो नेट टैक्स रिसीट्स हैं वह कितने की होंगी? 23.3 लाख करोड़ की होंगी। लास्ट में आपके पास रिसीट्स होंगी वो इतने की होंगी। ठीक है, ये सारे एस्टिमेशन है यहाँ पे जो इस बजट में बताई गई है। ये देखिए यहाँ पे आपको मैं दिखा रहा हूँ 2021-22 एक्चुअल जो था यहाँ पे 6.7% का डेफिसिट था, फिजिकल डेफिसिट। उसके बाद 2022-23 के बजट में जो एस्टिमेशन था वो 6.4% का था। जो हुआ कितना? 6.4% ही हुआ 22-23 के बजट के बाद। इस वाले साल में 6.4% का हमें डेफिसिट देखने को मिला, लेकिन 2023-24 के लिए बताया गया है कि कितना होगा 5.9% होगा, लेकिन 25-26 तक बताया जा रहा है कि यह कितना कर दिया जाएगा 4.5 से नीचे इसको ले आया जाएगा डेफिसिट को। ये बात यहाँ पे की जा रही है। द फिजिकल डेफिसिट इज एस्टिमेटेड टू बी 5.9% ऑफ GDP। एस्टिमेशन है कि 5.9% ये होगा। ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। श्रीमती निर्मला सीतारमण प्रोवाइड्स मेजर रिलीफ इन द पर्सनल इनकम टैक्स। जो अभी तक की हमने बात करी तो कुछ स्कीम्स को लेकर के बात थी। अब पार्ट बी शुरू होता है हमारे बजट का। पार्ट बी में बेसिकली इनकम टैक्स को लेकर के बात होती है। तो इनकम टैक्स में एक बड़ा चेंज इस बार किया गया है कि इसमें स्लैब्स को, जो टैक्स रेट की जो स्लैब्स होती है उनको घटा कर दिया गया और उनको 5 स्लैब्स में बांट दिया गया है, और एग्जाम्पशन लिमिट को बढ़ा करके 3 लाख इस बार कर दिया गया है। और जो नए टैक्स स्लैब्स रेट्स हैं वो क्या है, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। आपको राइट साइड में यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, सबसे पहली बात इसमें की गई है कि अगर इनकम 7 लाख तक है पर एनम तो उसको टैक्स फ्री रखा गया है, यानी कि उसमें आपको कोई टैक्स नहीं पड़ेगा अगर आपकी इनकम 7 लाख है। लेकिन जैसे ही आपकी इनकम 7 लाख को एक्सीड करती है तो आप इस टैक्स स्लैब के दायरे में आ जाएंगे और इस टैक्स स्लैब के हिसाब से आप पे इनकम टैक्स पड़ना शुरू हो जाएगा। तो इनकम टैक्स के रेट क्या रहेंगे इस बार? अब 0 से 3% तक आप पे कोई टैक्स नहीं पड़ेगा। 0 से 3 लाख तक कोई भी आप पे टैक्स नहीं पड़ेगा। ध्यान रखिएगा ये टैक्स स्लैब कब है? जब आपकी इनकम 7 लाख को एक्सीड कर जाती है। अगर 7 लाख से ज़्यादा आपकी इनकम होती है तो आप पे ये टैक्स स्लैब के हिसाब से आप पे टैक्स का रेट पड़ेगा। अब मान लीजिए आपकी इनकम 8 लाख है तो उसमें 0 से 3 लाख तक की इनकम पे आपको कोई टैक्स नहीं पड़ेगा, लेकिन 3 से 6 लाख तक की इनकम पे आप पे
5% टैक्स पड़ेगा। और 6 से 8 लाख पे जो आपका, मान लो 8 लाख मैंने बताई थी आपकी इनकम है, तो वहाँ पे 6 लाख तक पे आप पे 5% पड़ेगा। लेकिन जैसे ही 6 लाख से ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे आप पे 10% पड़ेगा। ठीक है, यानी कि 6 लाख तक कितना हो गया आपका 5%, तो बचा हुआ 2%, जो 2 लाख बचे उस पर आपको कितना पड़ेगा 10% का टैक्स पड़ेगा। इस तरीके से यहाँ पे टैक्स स्लैब आपको बताई गई है। तो 0 से 3% तक आप पे नील रहेगा, 3 से 6 लाख तक आप पे 5% पड़ेगा, 6 से 9 लाख तक आप पे 10% पड़ेगा, 9 से 12 लाख तक आप पे 15% पड़ेगा, 12 से 15 तक आप पे 20% पड़ेगा, और 15 लाख से अब अगर है तो फिर वहाँ पे आप पे 30% टैक्स पड़ेगा। ये बात यहाँ पे की जा रही है। बहुत लोग यहाँ पे कन्फ्यूजन में आ जाएंगे कि 7 लाख तक तो टैक्स फ्री है, तो फिर 0 से 3 लाख पे नील क्या है, 3 से 6 लाख पे 5 क्या है। इसका बेसिकली यही मतलब है, अगर आपकी इनकम 7 लाख तक है तो आप पे कोई टैक्स नहीं पड़ने वाला है। लेकिन जैसे ही आपकी इनकम 7 लाख को क्रॉस करती है तो 7 लाख को क्रॉस करके आप पे जो टैक्स पड़ेगा वो आपके पूरे अमाउंट पे पड़ेगा। यानी कि मान लो 8 लाख है तो पूरे के पूरे 8 लाख पे आप पे इनकम टैक्स पड़ेगा। लेकिन वो टैक्स पड़ेगा कैसे, वो यहाँ पे दिखाया गया है कि स्टार्टिंग जो 3 लाख इनकम रहेगी उसमें कोई टैक्स नहीं पड़ेगा, लेकिन 3 से 6 लाख तक की जो इनकम है वहाँ पे 5% पड़ेगा, प्लस 6 से 8 लाख तक की इनकम पे फिर आप पे 10% पड़ेगा। इस हिसाब से आप पे टैक्स पड़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही फर्दर आप इसको देख सकते हैं। तो नई टैक्स स्लैब रेट है, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। ये रेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। अब ये था इनकम टैक्स वगैरह के लिए जो डायरेक्ट टैक्स होता है। इनडायरेक्ट टैक्स के लिए क्या प्रपोजल्स यहाँ पे दिए गए हैं। ग्रीन मोबिलिटी, मतलब इनडायरेक्ट टैक्स को ये और ज़्यादा ईजी बनाना चाहते हैं लोगों के लिए, और ज़्यादा इसको ईजी तरीके से एक्सेस कर सके, इसी तरीके से टैक्स सिस्टम सबको समझ में भी आए और हो सारी चीज़ें, इस चीज़ के लिए यहाँ पे जोर दिया जाएगा। तो इसमें ग्रीन मोबिलिटी पे ध्यान दिया जाएगा। ग्रीन मोबिलिटी में क्या है, टू एग्जेम्प्ट एक्साइज ड्यूटी ऑन जीएसटी पेड कंप्रेस्ड बायोगैस। जो जीएसटी पेड कंप्रेस्ड बायोगैस होती है उसको एक्साइज ड्यूटी से उसको एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा, वहाँ पे कोई एक्साइज ड्यूटी नहीं पड़ेगी। जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, टू प्रोवाइड रिलीफ इन कस्टम ड्यूटी ऑन इम्पोर्ट ऑफ ओपन सेल्स ऑफ इम्पोर्ट ऑफ सर्टेन पार्ट्स ऑफ मोबाइल फोन्स। मोबाइल फोन से कुछ पार्ट्स पे जो कस्टम ड्यूटी है वो नहीं पड़ेगी, उस पर रिलीफ दिया जाएगा। टू रिड्यूस बेसिक कस्टम ड्यूटी ऑन पार्ट्स ऑफ ओपन सेल्स ऑफ टीवी पैनल्स। जो टीवी पैनल्स होते हैं उस पर लगभग क्या किया जाएगा, कस्टम ड्यूटी को रिड्यूस किया जाएगा 2.5% तक। इलेक्ट्रिकल्स के लिए क्या किया गया है यहाँ पे, टू इंक्रीज बेसिक कस्टम ड्यूटी ऑन इलेक्ट्रिकल किचन चिमनी। जो इलेक्ट्रिकल किचन चिमनी होती है उस पर जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है वो 7.5 से बढ़ा करके 15% तक कर दी गई। और टू रिड्यूस बेसिक कस्टम ड्यूटी ऑन चिमनी हीट कॉइल्स फ्रॉम 20 to 15%। तो चिमनी हीट कॉइल्स होती हैं वहाँ पे आपका जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है उसको 20% से घटा के 15% कर दिया गया। केमिकल्स और पेट्रोकेमिकल्स के लिए यहाँ पे क्या किया गया, टू एग्जेम्प्ट बेसिक कस्टम ड्यूटी ऑन केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स। यहाँ पे इनको बेसिक कस्टम ड्यूटी से एग्जेम्प्ट रखा गया। टू रिड्यूस बेसिक कस्टम ड्यूटी ऑन एसिड ग्रेड फ्लोरस्पार एंड क्रूड ग्लाइसरीन टू 2.5%। यहाँ पे इन पे भी क्या किया गया, बेसिक कस्टम ड्यूटी को रिड्यूस किया गया 2.5% तक। मरीन प्रोडक्ट्स, जो समुद्री प्रोडक्ट्स होते हैं, उत्पाद होते हैं, इन सभी पे टू रिड्यूस ड्यूटी ऑन की इनपुट्स और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर ऑफ शिपमेंट फीड। इन सभी बेसिकली जो ये सारी चीज़ें हैं, ड्यूटीज़ हैं, इन पे कम रिड्यूस कर दिए गए हैं। ये चीज़ें यहाँ पे ध्यान में आपको रखनी है। जो प्रीसियस मेटल्स हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। टू इंक्रीज कस्टम ड्यूटीज ऑन आर्टिकल्स मेड फ्रॉम गोल्ड एंड प्लेटिनम। गोल्ड प्लेटिनम से बने हुए आर्टिकल्स पे कस्टम ड्यूटी को बढ़ाया गया। टू इंक्रीज इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन सिल्वर डोर बार्स एंड आर्टिकल्स। सिल्वर डोर बार्स आर्टिकल्स पे भी इम्पोर्ट ड्यूटी को बढ़ाया गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे है। सिगरेट पे NCCD यानी कि नेशनल कैलेमिटी कॉन्टिजेंट ड्यूटी लगती है ऑन स्पेसिफाइड सिगरेट। जो कुछ स्पेसिफाइड सिगरेट्स पे लगती है उसको रिवाइज करके बढ़ा दिया जाएगा और कितना किया जाएगा, उसको 16% तक कर दिया जाएगा। ये सारी बातें यहाँ पे की गई। तो ये सब कुछ था आपके बजट में, काफ़ी बड़ा डॉक्यूमेंट होता है। तो ये कुछ की हाईलाइट्स आपके लिए थी जो आपके SSC, रेलवे और डिफेंस एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके एग्जाम में कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर आएगा, तो आप लोगों को ये एक बार ज़रूर देख लेना है। ठीक है, इसके साथ साथ आपको टेलीग्राम पर जाकर के हमारे इस चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर लेना है, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना है। आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स यहाँ पे मिलती रहती है। हमारे इस YT चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही इसमें बेल आइकन दबा लेंगे ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट कंटेंट आपसे मिस ना हो पाए। इकोनॉमिक सर्वे में बना चुका हूँ, उसको भी आप लोग जा करके देख सकते हैं। आपके लिए नीचे प्लेलिस्ट में उसको डाल दिया जाएगा। इसके साथ साथ SSC B जो हमारा चैनल है, इस नाम से टेलीग्राम चैनल भी है, उसको जा करके आप लोग को ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें थी आज के इसमें। कैसा लगा आपको ये वीडियो आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे।
इकोनॉमिक सर्वे और बजट, इन दोनों के पूरे डिटेल समरी को देखने के लिए आप लोग हमारी वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे आपके लिए डिटेल समरी अपलोड कर दी जाएगी। तो फिर आप लोग अपना ध्यान रखेंगे, बी 50% फास्टर। थैंक यू ऑल।